Assalamualaikum, my name is Noor Mustafa and today's lecture is joint dislocations. जॉइंट डिसलोकेशन एक एमरजेंसी है और जो मोस्ट कॉमन उन जॉइंट्स में होती है जो कि बहुत ज़्यादा हाइपर मोबाइल होते हैं. फॉर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट और हमारे पास थंब जॉइंट. ये एक एक्सट्रीमली मोबाइल जॉइंट्स हैं, सबसे ज़्यादा प्लेन्स में मूवमेंट अलाउ करते हैं, इसलिए डिसलोकेशंस में सबसे ज़्यादा इन्हीं में कॉमन होती हैं. देन हम देखते हैं कि डिसलोकेशन क्या होती है और एक सबलक्सेशन क्या होती है. डिसलोकेशन में हमारे पास एक जॉइंट कंप्लीट सेपरेट हो गया और अपने कैप्सूल से आर्टिकुलर सरफेस से बिल्कुल निकल गया है और अब उसका जॉइंट सरफेस के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है. ठीक है, कम्प्लीटली डिसलोकेट हो गया, कम्प्लीटली सेपरेट हो गया फ्रॉम इट्स आर्टिकुलर सरफेस. लेकिन सबलक्सेशन में वो इनकम्प्लीट सेपरेशन होती है, वो कम्प्लीटली अपने सॉकेट से बाहर नहीं आता बल्कि डिसप्लेस हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास नॉर्मल जॉइंट दिया हुआ है और सेकंड पिक्चर पे उन्होंने हमारे पास सबलक्सेशन बताई हुई है. सबलक्सेशन में बिल्कुल एक जॉइंट के मतलब इंफीरियर एंगल पे आ गया लेकिन कैप्सूल से बाहर नहीं निकला. डिसलोकेशन में वो बिल्कुल इंटीरियरली डिसलोकेट कर गया, कैप्सूल से बिल्कुल बाहर आ गया. एक्यूट जॉइंट डिसलोकेशंस. एक्यूट जॉइंट डिसलोकेशंस हमारे पास होती हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ हाई एनर्जी ट्रॉमा. ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो हमारे पास डिस्टल बोन है ना, वो प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट से पोजीशन कर जाएगी. कहाँ पोजीशन कर सकती है? इंटीरियरली, पोस्टीरियरली, इंफीरियरली या सुपीरियरली. ठीक है, पोजीशन ऑफ डिस्टल टू प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट्स इट कैन बी एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर. इट कैन बी ड्यू टू हाई एनर्जी ट्रॉमा, और ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है और ए ट्रोमेटिक किसी विदाउट ट्रॉमा भी हो सकती है. विदाउट ट्रोमा कब होगी? जब जॉइंट एक्सट्रीमली हाइपर मोबाइल था. एक्सट्रीमली हाइपर मोबाइल था, वो स्टेबल हो जाएगा और वो इजीली हमारे पास एट्रोमेटिक डिसलोकेशन भी हो सकती है. ये फ्रिक्वेंटली यंग पेशेंट्स में होती है क्योंकि उनके अंदर डिमांड्स, फंक्शनल डिमांड्स ज़्यादा होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नीड भी ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके साथ अंदर जो ज़्यादा चांसेस होते हैं. और क्योंकि उनके अंदर एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो हाई एनर्जी ट्रॉमा अगर वो शोल्डर पे गिरे, डायरेक्ट फॉल ऑन शोल्डर, तो भी हमारे पास एक्यूट में, नॉट इन क्रॉनिक, एक्यूट में. क्रॉनिक में तो फ्रैक्चर हो सकता है ना, एक्यूट में भी सिर्फ डिसलोकेशन या सबलक्सेशन होगी. देन हमारे पास अगर हुआ है डिसलोकेशन तो उसके क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे? पेशेंट को पेन होगी और वो अपनी बाजू को मूव नहीं कर सकेगा और जॉइंट अब नॉर्मल शेप में आ जाएगा. अब नॉर्मल शेप में क्या है कि अब हमें पता चलेगा कि जॉइंट की जो एनाटमी है वो डिस्टर्ब हो गई है और जॉइंट हमें फिज़िकली देखने से ही पता चल जाएगा विजुअली कि जॉइंट इज़ नॉर्मल नहीं है, जॉइंट की शेप अल्ट्रेशन में चली जाएगी. और पेशेंट को जहाँ दर्द नहीं होगी उसने अपनी आर्म को वहाँ पे हेल्ड किया होगा, ठीक है, इन अ स्पेशल पोजीशन. और जब हमने अब उसको रिडक्शन करनी है ना, एक जॉइंट डिसलोकेशन हुआ था वो उसको दोबारा उसके कैप्सूल में वापस भेजना है, उसको रिड्यूस करना है, तो हम देखेंगे वहाँ पे कोई न्यूरोवेस्कुलर एग्ज़ाम करेंगे. नर्व तो नहीं वहाँ पे डैमेज हुई वहाँ पे कोई, या फिर कोई वेजल तो नहीं डैमेज हुई. जैसे वहाँ पे जब हम शोल्डर डिसलोकेशन की बात करें तो डोर्सल आर्टरी एंड डोर्सल नर्व पास करती है, तो हमने उसका ख्याल रखना है. ठीक है, न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस चेक करना है पेशेंट का बिफोर रिडक्शन. डायग्नोसिस हम करेंगे. अब पेशेंट डिसलोकेशन के साथ आया, अब हम देखेंगे कि किस डायरेक्शन में है. उसके लिए हम उसका वाई व्यू, स्कैपुलर वाई व्यू लेते हैं इन केस ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन. एक्सिलरी व्यू लेंगे, एंटीरो पोस्टीरियर लेटरल व्यू लेंगे. ठीक है, और फिर हम डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे. रूल आउट द फ्रैक्चर, देखेंगे फ्रैक्चर तो नहीं है या फिर खाली डिसलोकेशन है, और फिर उसको हम रिड्यूस करेंगे और दोबारा एक्सरे करवाएंगे. ठीक करने के बाद भी एक्सरे करवाएंगे और सीटी स्कैन भी करवाना पड़ सकता है. देन ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? अर्जेंट रिडक्शन करेंगे क्योंकि एमरजेंसी है. क्लोज्ड, सर्जिकली फेल्ड. उन्होंने कहा है अगर तो रिडक्शन फेल हो गई है तो हमें सर्जरी की तरफ मूव करना पड़ेगा. पेशेंट को पेन किलर्स, मसल रिलैक्सेंट्स या फिर बेहोशी की दवाई देनी पड़ेगी. एनेस्थीसिया देंगे बिफोर द सर्जरी. रिडक्शन से पहले भी एक्सरे करवाया था, रिडक्शन के बाद भी एक्सरे कराएंगे. प्री रिडक्शन एक्सरे, पोस्ट रिडक्शन एक्सरे. देन पेशेंट को थोड़ी देर के लिए इमोबिलाइज कर देंगे ताकि हीलिंग प्रोसेस हो सके और फिर फिजियोथेरेपी ताकि नॉर्मल फंक्शनिंग में आ सके. कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? अगर डिसलोकेशन हो जाता है तो हो सकता है कि जब डिसलोकेशन हो तो ह्यूमरस का हेड कोई न्यूरोवेस्कुलर इंजरी कर दे, नर्व डैमेज और वेजल डैमेज कर जाए, जिसकी वजह से अगर वेजल डैमेज होगी तो आगे हमारे पास मसल्स को ब्लड नहीं पहुंचेगा, वहाँ पे ब्लड नहीं पहुंचेगा, वो डिप्राइव्ड होंगे टू फूड और ऑक्सीजन, ये सब कुछ. और वहाँ पे एवीएन, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बोन शुरू हो जाएगी हेड ऑफ फीमर की. रिकरेंट डिसलोकेशन शोल्डर. रिकरेंट डिसलोकेशन मतलब
ट्रोमेटिक शोल्डर डिसलोकेशन। हेटरोट्रॉफिक ओसिफिकेशन, हेटरोट्रॉफिक ओसिफिकेशन का मतलब है कि जो भी सॉफ्ट टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे बोन फॉर्मेशन हो सकती है। हेटरोट्रॉफिक ओसिफिकेशन का मतलब है बोन फॉर्मेशन इन एनी सॉफ्ट टिश्यू। जॉइंट स्टिफनेस हो जाएगी और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। देन कॉमन जॉइंट डिसलोकेशन हमारे पास शोल्डर, एक्रोमियोक्लैविकुलर, एल्बो, हिप, नी में देखने को मिलती हैं। एक्यूट शोल्डर डिसलोकेशन में जैसे पहले बात की थी, मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड जॉइंट है, ठीक है। शैलो क्यों मोस्ट कॉमन है? क्योंकि जो ग्लिनोइड कैविटी है वो शैलो है और जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो वाइड है। तो एक चीज़ जब शैलो और वाइड मिले तो ऑब्वियसली वाइड को चांस है कि वो आउट ऑफ द वे मूव कर सकता है। इंटीरियरली डिसलोकेशन मोस्ट कॉमन है, लेकिन पोस्टीरियरली डिसलोकेशन रेयर है, अबाउट लेस देन 2% इंडिविजुअल्स में देखी जाती है। अब एंटीरियर डिसलोकेशन मोस्ट कॉमन है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी देखते हैं। जब पेशेंट डायरेक्ट फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड पे होगा, ठीक है, जब पेशेंट का हैंड एबडक्शन में होगा विद एक्सटर्नल रोटेशन, तो एंटीरियर डिसलोकेशन होगी। द लेटरल आउटलाइन ऑफ शोल्डर में बी फ्लैटेंड, जो एक हमारे पास शोल्डर की आउटलाइन बनी होती है ना, तो जो लेटरल आउटलाइन है वो फ्लैटन हो जाएगी और बल्ज में बी फेल्ट बिलो द क्लेविकल। ऑब्वियसली हेड ऑफ ह्यूमरस बिलो आ गया, नीचे को मूव कर गया, या फिर इंटीरियरली आ गया, तो हमें बल्ज फील होगा बिलो द क्लेविकल। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एंटीरियर डिसलोकेशन, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर एबडक्शन, ठीक है, एबडक्शन और फिर साथ में एक्सटर्नल रोटेशन। जैसे अगर हम ये पिक्चर देखें तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि सबलक्सेशन ऑफ ह्यूमरस हुई है और रोटेटर कफ टियर हुआ है। रोटेटर कफ ने क्या करना था? स्टेबलाइज करना था हेड ऑफ ह्यूमरस को, लेकिन अब वो स्टेबलाइज नहीं कर पाया, सबलक्सेशन हो गया और डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट क्या था? डायरेक्ट फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड विद एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। ऐसे हमारे पास एक बल्ज फील होगा बिलो द कैविकल एंटीरियर डिसलोकेशन में। देन एक्सरे करवाएंगे, एंटीरो पोस्टीरियर लेटरल व्यू, एपी व्यू जिसको हम कहते हैं, और लेटरल एक्सिलरी व्यू। ओवरलैप शैडोज ऑफ ह्यूमरल हेड एंड ग्लिनोइड फोसा लेंगे हम, फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे। द हेड यूजुअली लाइंग बिलो एंड मीडियल टू द सॉकेट, हेड जो है वो हमारे पास मीडियल या मीडियल यहाँ पे बिलो द सॉकेट मूव कर जाएगा। रूल आउट ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ फ्रैक्चर, और हमने ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ फ्रैक्चर को रूल आउट करना है। ये सब कुछ हम डायग्नोज करेंगे कि एंटीरियर डिसलोकेशन है, और अगर है तो वो किस डिग्री की है और हमें कितनी रिडक्शन रिक्वायर होगी। आइदर रिडक्शन से वो ठीक हो जाएगा या फिर सर्जिकली मूव करना पड़ेगा। जैसे अगर हम ये देखें लेफ़्ट पे, तो यहाँ पे हमारे पास एंटीरियर डिसलोकेशन हुई है, और अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे इंफीरियर डिसलोकेशन हुई है। डिफरेंट एंगल से देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि डिसलोकेट किस डायरेक्शन में हुआ है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑल्दो रेयर है, 2% ऑफ द इंडिविजुअल में होता है। इनडायरेक्ट फोर्स प्रोड्यूसिंग मार्क्स इंटरनल रोटेशन एंड रोटेशन। इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी एंटीरियर डिसलोकेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। एंटीरियर डिसलोकेशन को था एबडक्शन विद एक्सटर्नल रोटेशन, अब पोस्टीरियर का है एडक्शन विद इंटरनल रोटेशन, ठीक है। कन्वर्जन्स और विद एन इलेक्ट्रिक शॉक, जब पेशेंट को कन्वर्जन्स होते हैं या फिर उसको कोई इलेक्ट्रिक शॉक पड़ा है तो इसके रिजल्ट में पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो सकती है। और डायग्नोसिस इज फ्रीक्वेंटली मिस्ड मोर देन 50%। 50% में हमें पता ही नहीं चलता केसेस में कि आइदर ये पोस्टीरियर डायरेक्ट डिसलोकेशन हुई थी, क्योंकि ये रेयर है और ये इतनी हमारे पास विजिबल भी नहीं होती। द आर्म इज़ हेल्ड इन इंटरनल रोटेशन, पेशेंट आर्म जो है वो इंटरनल रोटेशन में लॉक कर लेगा अपनी, क्योंकि वो उसके लिए एक अच्छी पोजीशन होगी जिसमें उसको पेन नहीं होगी। फ्रंट ऑफ द शोल्डर लुक फ्लैट विद प्रोमिनेंट कोराकोइड, कोराकोइड प्रोसेस हमारे पास प्रोमिनेंट हो जाएगा और फ्रंट ऑफ द शोल्डर फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट क्यों होगा? उसका एंटीरियर बल्ज ख़त्म हो जाएगा। एंटीरियर डिसलोकेट हुआ था तो एंटीरियर बल्ज आया था, अब हमारे पास एंटीरियर फ्लैट हो गया क्योंकि हेड पोस्टीरियरली मूव कर गया। और एसोसिएटेड फ्रैक्चर ऑफ लेसर ट्यूब्रोसिटी, एंटीरियर डिसलोकेशन में ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी था और पोस्टीरियर में लेसर ट्यूब्रोसिटी है। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी बताया हुआ है, जिसमें हमारे पास शोल्डर सबलेक्स यहाँ पे डिसलोकेट पोस्टीरियरली हुआ हुआ है। डायरेक्ट फॉल ऑन एल्बो जॉइंट अगर हुआ हमारे पास, एल्बो पे इंजरी होगी, एल्बो पे फोर्स आएगी और वो हेड ऑफ ह्यूमरस को पोस्टीरियरली डिसलोकेट कर देगी। ये नॉर्मल है, जो हमारे पास लेफ़्ट पे पिक्चर है वो नॉर्मल है, और जो हमारे पास राइट पे पिक्चर है वो हमारे पास पोस्टीरियरली डिसलोकेट है। लेकिन हमारे पास ये बिल्कुल एज सच
100% इंडिकेट नहीं कर रहा, हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट व्यूज़ और डिफरेंट फिजिकल एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी ताकि ये मिस ना हो जाए। दैन रिडक्शन हम किस किस तरह से कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें हम ट्रैक्शन काउंटर ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे, कोचर्स, स्टिम्सन्स, मिलिक्स, हिपोक्रेटिक, ये डिफरेंट टेक्निक्स हम रिडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैक्शन काउंटर ट्रैक्शन अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 2 इंडिविजुअल चाहिए होंगे, एक वो जो कि पेशेंट के बाजू को खींचेगा और एक वो जो पेशेंट की बॉडी को खींचेगा। ट्रैक्शन दे रहे हैं और उसके रिजल्ट में काउंटर ट्रैक्शन भी दे रहे हैं, ठीक है। इससे हमारे पास डिसलोकेशन रिड्यूस होगी। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं अगर हमारे पास एक डिसलोकेशन आई है, रिकरेंट डिसलोकेशन हुई, उसके रोटेटर कफ टीयर हो सकता है, एक्सिलरी नर्व या आर्टरी डैमेज हो सकती है, मसल स्टिफनेस हो जाएगी ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन की वजह से। जब डिसलोकेशन होगी तो एक इंडिविजुअल क्या करेगा, एक अपने शोल्डर को मूव नहीं करेगा क्योंकि मूवमेंट से उसको पेन हो रही थी, तो वह एक पोजीशन में अपनी बाजू को इमोबिलाइज कर देगा और इमोबिलाइज के रिजल्ट में वहाँ पे मसल स्टिफनेस हो जाएगी। अनरिड्यूस्ड डिस्लोकलाइजेशन अनडायग्नोस्ड, अगर एक डिसलोकेशन हुई थी वो अनडायग्नोज रह गई है तो वो अनरिड्यूस्ड डिसलोकेशन बन जाएगी और उसके एसोसिएटेड फ्रैक्चर्स बन जाएंगे। उसको डिसलोकेट हुई थी, हमने उसको रिड्यूस नहीं किया, तो अब ऑब्वियसली जब एक अबनॉर्मेलिटी को हम ठीक नहीं करेंगे तो उसके साथ 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 और मसले होंगे, तो वहाँ पे वो फ्रैक्चर कॉज भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास हुआ हुआ है, यहाँ पर उन्होंने शो करवाया एक्सिलरी नर्व कॉम्प्रेस हो गया है, ठीक है, तो न्यूरोवास्कुलर स्टेटस इम्बैलेंस आ गया। देन AC जॉइंट डिसलोकेशंस, AC joint dislocation, a plain synovial joint है located between medial margin of acromion और lateral end of clavicle। acromioclavicular कौन कौन बनाता है, acromion process और clavicle मिलके acromioclavicular joint बनाते हैं और इनके दरमियान एक फिब्रोकार्टिलेजिनियस डिस्क प्रेजेंट होती है। यहाँ पे उन्होंने डायग्राम शो किया है जिसमें उन्होंने एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट को उन्होंने शो किया, जिसके उन्होंने रिलेटेड स्ट्रक्चर्स और लिगामेंट्स बताए हैं, ठीक है। ये क्लेविकल है, AC जॉइंट जो सर्कल है और एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला। देन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या होगी इन केस ऑफ AC जॉइंट डिसलोकेशन, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच आर्म, लॉक्ड इन एक्सटेंशन एट द एल्बो, एल्बो एक्सटेंडेड थी और आउटस्ट्रेच आर्म पे हम गिरे, आउटस्ट्रेच हैंड पे। कैन ड्राइव ह्यूमरल हेड सुपीरियरली, तो ह्यूमरल हेड सुपीरियरली मूव कर जाएगा इनटू द एक्रोमियन। लो ग्रेड, ये लो ग्रेड AC जॉइंट इंजरी है। अब इमीडिएटली डायरेक्टेड फोर्स टू द लेटरल शोल्डर, अब एक फोर्स आई है जिसने ह्यूमरल हेड को मीडियली शिफ्ट किया, ठीक है, लेटरल फोर्स आई और मीडियली शिफ्ट किया, ऐसे ही है। दैट ड्राइव्स एक्रोमियन इनटू एंड अंडरनीथ द डिस्टल क्लेविकल, जिसने हमारे पास एक्रोमियन को, दैट ड्राइव्स एक्रोमियन इनटू एंड अंडरनीथ द डिस्टल क्लेविकल, एक्रोमियन हमारे पास मूव कर गया अंडरनीथ द क्लेविकल, ठीक है, कंप्रेस हो गया। व्हेन गेटिंग चेक्ड इनटू द बोर्ड्स ड्यूरिंग अ हॉकी गेम, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हॉकी गेम्स हायर डिग्री ऑफ इंजरी है, हायर डिग्री ऑफ इंजरी है और मोर डिस्प्लेसमेंट इसमें एक्सपेक्टेड होगी। इसमें इस समरी अगर दें इस स्लाइड की तो 2 चीज़ें उन्होंने बताई हैं, एक लो ग्रेड AC जॉइंट इंजरी और एक हाई ग्रेड AC जॉइंट इंजरी। लो ग्रेड में क्या होगा, एक सिंपली फॉलिंग ऑन आउटस्ट्रेच हैंड विद एल्बो एक्सटेंशन, ठीक है, तो ह्यूमरल हेड सुपीरियरली मूव कर गया इनटू द एक्रोमियन। लेकिन दूसरे केस में क्या है, हाई ग्रेड में लेटरल फोर्स आई, मीडियली पुश किया और एक्रोमियन प्रोसेस अंडरनीथ द क्लेविकल मूव कर गया, सच एज इन हॉकी गेम्स। जैसे अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास हॉकी गेम की एग्जांपल दी गई है जिसमें हमारे पास हाई ग्रेड AC जॉइंट डिसलोकेशन है। डायरेक्ट फॉल ऑन शोल्डर हुआ, मीडियली फोर्स आई है और उसने लेटरल किया और यहाँ पे लिगामेंट इंजर्ड हो गया। और अगर हम देखें इन एरोस को तो जो ऊपर वाला एरो है उसमें क्या है, क्रोमियन प्रोसेस नीचे आ गया और क्लेविकल ऊपर चली गई है। डायग्नोस कैसे करेंगे, पैल्पेट करेंगे, टेंडरनेस चेक करेंगे, देखेंगे रिड्यूसिबल है या नहीं, और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वहाँ पे न्यूरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म कराएंगे देखने के लिए उनको ब्रेकियल प्लेक्सिस डैमेज हुआ है या नहीं, या फिर उसके एसोसिएटेड नर्व जो पास कर रही हैं वो डैमेज हुई हैं या नहीं। और फिर इसको कंफर्म करने के लिए हम लैब टेस्ट यहाँ पे एक्सरे करवा लेंगे। लैब टेस्ट इंक्लूड्स एक्सरे।
AC जॉइंट की डिसलोकेशन उन्होंने बताई हुई है 1 से 6 तक, और ये ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरह से कि अगर एक छोटी सी अगर हम एक क्लेविकल को देखें, क्लेविकल एक्रोमियल को, तो हमने AC जॉइंट की डिसलोकेशंस को 6 क्लासेस में डिफ़ाइन किया है। ट्रीटमेंट क्या है? 6 वीक्स के लिए शोल्डर को स्टेबलाइज़ कर देना है और फिर हमने फ़िज़िकल थेरेपी करानी है। सर्जरी अगर रिक्वायर हो तो सर्जरी करानी है। फेल्ड, अगर नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट फेल हो गई है तो सर्जरी करवाएंगे। पेशेंट ओबीज़ है तो हम सर्जरी करवाएंगे। यंग पेशेंट है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, फंक्शनल डिमांड ज़्यादा है, तो भी सर्जरी कराएंगे। और अगर न्यूरोवेस्कुलर इंजरी हुई है, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी या फिर एसोसिएटेड, तो फिर भी हम सर्जरी करवाएंगे वहाँ पे, ना कि उसको इमोबिलाइज़ करें देंगे या पर स्टेबलाइज करेंगे। एल्बो डिसलोकेशंस, एल्बो डिसलोकेशन सेकंड मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड जॉइंट है शोल्डर के बाद, ठीक है, और एडल्ट पॉपुलेशन में देखी जाती है। एडोलिसेंट मेल्स में ज़्यादा होती है, ठीक है, हायर रिस्क ग्रुप है वो। इज़ अ ट्रोकोग्लिंगमोइड कॉम्बिनेशन ऑफ हिंग एंड पाइवट जॉइंट। अब उन्होंने कहा है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 जॉइंट्स है, हिंग जॉइंट एंड पाइवट जॉइंट, ठीक है, ट्रोकोग्लिंगमोइड। हिंग कंपोनेंट क्या करवाएगा? फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाएगा, और पाइवट कंपोनेंट क्या करवाएगा? सुपिनेशन प्रोनेशन। एल्बो जॉइंट पे 4 मूवमेंट्स होती है ना हमारे पास, फ्लेक्शन एक्सटेंशन प्लस प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। तो उन्होंने बताया कि ये जॉइंट हमारे पास ये मूवमेंट करवाएगा। उसके बाद इसकी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है? फॉलन ऑस्ट्रिच हैंड, जैसे दूसरों की थी। और सिंपल एल्बो डिसलोकेशन आर नॉट एसोसिएटेड विथ फ्रैक्चर। सिर्फ एल्बो लोकेशन से फ्रैक्चर नहीं होगा, ठीक है, जैसे शोल्डर के केस में हो रहा था, लेकिन एल्बो के केस में नहीं होगा। कोलेटरल लिगामेंट्स जो कि जिन्होंने एल्बो को सपोर्ट किया था, होल्ड किया था, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। एल्बो का कैप्सूल, फोर आर्म के फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर ओरिजिन्स, मसल ओरिजिन्स, ये सब कुछ डैमेज हो सकते हैं। ब्रेकियल आर्टरी डैमेज हो सकती है, जिसको जब हम स्टेथोस्कोप ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो स्टेथोस्कोप हम ब्रेकियल आर्टरी पे रखते हैं इनटू द क्यूबिटल फोसा, तो ब्रेकियल आर्टरी इंजर्ड हो सकती है, और या फिर कोई नर्व, ब्रेकियल नर्व पाल्सिस भी हमारे पास पॉसिबल है। अनर नर्व मोस्ट कॉमनली डैमेज हो जाती है, क्योंकि अनर नर्व हमारे पास सुपरफिशियली प्लेस्ड होती है। तो अनर नर्व ऑब्वियसली सुपरफिशियल है, तो उसको चांसेस भी ज़्यादा होंगे कि वो ज़्यादा जल्दी इंजर्ड हो सकती है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है? यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर हमारे पास कोई वेल्गस फोर्स आई है विद सुपिनेशन एंड एक्सियल कंप्रेशन, तो ग्रेटर चांसेस के वहाँ पे एल्बो की डिसलोकेशन होनी है। 3 चीज़ें हैं, एक तो है कंप्रेशन, सुपिनेशन एंड वेल्गस फोर्स। सीवीएस होता है ना हमारे पास, जैसे हम याद करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो इसको भी हम एल्बो डिसलोकेशन को सीवीएस से याद करेंगे। सी स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन, वी स्टैंड फॉर वेल्गस एंड सुपिनेशन एस फॉर सुपिनेशन। CVS इज़ द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी ऑफ एल्बो डिसलोकेशंस। डायग्नोज कैसे करेंगे? डिफॉर्मिटी देखेंगे, फिजिकल एग्जाम करेंगे, पेन देखेंगे अफेक्टेड एरिया पे। एल्बो फ्लेक्स टू 90 डिग्री, मीडियल एंड लेटरल एपिकोंडाइल एंड ओलिक प्रोसेस शुड फॉर्म एन आइसोलिस ट्रायंगल। जब एक एनाटॉमिकल एक हमारे पास एक पोजीशन है, ठीक है, कि जब हम 90 डिग्री एल्बो फ्लेक्शन करते हैं ना, तो हमारे पास एल्बो के पोस्टीरियरली एक ट्रायंगल बनता है, जो कौन कौन बनाता है? मीडियल एंड लेटरल एपिकोंडाइल्स ऑफ ह्यूमरस प्लस ओलिक प्रोसेस ऑफ अन्ना। तो हम देखेंगे कि आइसोलियस ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है। अगर तो वो नहीं बन रहा तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई अल्ट्रेशन हो गई है, पोजिशनल अल्ट्रेशन, मोल अलाइनमेंट है। न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम परफॉर्म करेंगे और रेडियोग्राफिकल AP व्यू, लेटरल व्यू कराएंगे टू कंफर्म द डायग्नोसिस एंड रूल आउट करेंगे एसोसिएटेड फ्रैक्चर्स। CT स्कैन कराएंगे फॉर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर डिसलोकेशंस। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एल्बो की उसको डिसलोकेशन हुई है, तो क्या कितना प्रोमिनेंट हमें पता चल रहा है कि जो ओलिकुलर प्रोसेस है वो पोस्टीरियरली मूव करके। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे उन्होंने उसी पिक्चर को यहाँ पे अगर हम एक्सरे में देखें तो जो ओलिकुलर प्रोसेस की हुक है वो हमारे पास पोस्टीरियरली मूव कर गई आउट ऑफ द शोल्डर। और अगर हम इस राइट वाली पे देखें तो यहाँ क्या है कि रेडियस शिफ्ट कर गई है हमारे पास, अन्ना के ऊपर चढ़ गई है, ठीक है, अन्ना की तरफ मूव कर गई है, तो उसको भी हमें रिड्यूस करा के उसको ओरिजिनल पोजीशन में बैक लाना पड़ेगा। ट्रीटमेंट क्या है?
ट्रीटेड नॉन ऑपरेटिवली विद क्लोज्ड मैनिपुलेशन रिडक्शन, स्टेबलाइजेशन करेंगे और फिजिकल थेरेपी कराएंगे। एल्बो इज टिपिकली फ्लेक्स टू अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री तक पेशेंट की एल्बो फ्लेक्स कर देंगे, रेस्टिंग पोजीशन में ले आएंगे। ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं विद स्टेबलाइजेशन की ह्यूमरस को स्टेबलाइज कर देंगे। ठीक है। डायरेक्ट प्रेशर ओवर द ओलिक में हेल्प टू गाइड इट ओवर द डिस्टल ह्यूमरस इनटू द जॉइंट। और अगर हम ओलिक पे डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करें तो हो सकता है कि वो हमारे पास कैप्सूल में वापस चला जाए। ठीक है। और हमारे पास डिसलोकेशन रिड्यूस हो जाए। सुपिनेशन भी करवानी है, तो क्योंकि सुपिनेशन भी हमारे पास एक रिडक्शन का मेथड है, पेशेंट को सुपिनेशन करवाएंगे। ऑल्दो उसको पेन होगी लेकिन उसको रिड्यूस करवाना है हमने। और अगर वो नॉन ऑपरेटिव में से नहीं ठीक हो सकता और जहाँ पे जॉइंट अनस्टेबल है तो फिर हमने सर्जरी करवानी है। जैसे यहाँ पे उन्होंने हमारे पास बताया, जहाँ पे इन्होंने रिडक्शन की है, जहाँ पे उन्होंने एक उसको स्टेबल कर दिया एक वायर डाल के। देन नी डिसलोकेशंस। नी डिसलोकेशन में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। जैसे 3 तरह की उन्होंने बताई है। एक है डैशबोर्ड इंजरी, हम बैठे हुए थे, ठीक है, एल्बो नी फ्लेक्स्ड थी और एक डायरेक्ट ट्रॉमा आया जिसमें डैशबोर्ड इंजरी हुई और हमारा नी ने पोस्टीरियर डिसलोकेट कर दिया हमारी फीमर को। ठीक है। फॉल ऑन फ्लेक्स्ड नी, सेम इस तरह अगर फ्लेक्स्ड नी पे गिरेंगे या फिर कुछ स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो नी डिसलोकेशन। नी डिसलोकेशन की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ये है कि ये मोस्टली इरिड्यूसिबल होता है, इसकी हमें सर्जरी ही करवानी पड़ती है। और तो रिड्यूस करवा देंगे तो ये अनस्टेबल जॉइंट ही रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, इसलिए हम इसको सर्जिकली करते हैं ज़्यादातर। फ्रैक्चर डिसलोकेशन भी यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। एसोसिएटेड इंजरीज़ जो पास स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं, नर्व्स, वेजल्स, लिगामेंट्स, वो सब भी डैमेज हो सकते हैं। उसके बाद एक्सरे उन्होंने दिखाया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम मोस्ट राइट देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो नी जॉइंट है उस पर टिबिया शिफ्ट कर की हुई है। टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन, लेटरल डिसलोकेशन हो सकती है, मीडियल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और ये वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे और स्प्लिंट भी लगा सकते हैं नी को 20 to 30 डिग्री फ्लेक्स करके। री एग्जामिन करेंगे न्यूरोवास्कुलर स्टेटस, सर्जरी करेंगे अगर वास्कुलर इंजरी या फ्रैक्चर डिसलोकेशन अनस्टेबल, ऑल्दो सबकी सर्जरी की इंडिकेशंस सेम है। हिप डिसलोकेशन पोस्टीरियरली, एंटीरियरली, सेंट्रल डिसलोकेशन हो सकती है। ट्रोमेटिक इंजरी हो सकती है ड्यू टू हाई एनर्जी इम्पैक्ट। मोस्ट कॉमन क्या है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स। ठीक है। फॉल फ्रॉम हाइट, कोई सी हाइट से गिरे या फिर स्पोर्ट्स इंजरीज़ में हिप भी हो सकती है और नी भी हो सकती है। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इन दोनों का सिमिलर है। अब ये इम्पोर्टेंट बात है जिसमें हमने देखनी है कि किस डायरेक्शन में अगर पेशेंट को हुई है तो हमने उससे ऑपोजिट उसको रिड्यूस करना है। जैसे अगर हम यहाँ से देखें, स्वेयर पेशेंट की हिप डिसलोकेट हुई है, इसको स्वेयर पेन होगी इन द ग्रोइंग रीजन एंड हिप पेन, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होगी, और जिस टांग की डिसलोकेशन हुई है वो शॉर्ट हो जाएगी और आउटवर्ड रोटेट करेगी इन केस ऑफ एंटीरियर डिसलोकेशन। ठीक है। और स्वेलिंग और ब्रूजिंग होगी अराउंड द हिप, नमनेस एंड वीकनेस ड्यू टू नर्व इंजरी। इसमें मेन पॉइंट क्या है स्लाइड में कि एंटीरियर डिसलोकेशन के केस में जो अफेक्टेड लेग है वो आउटवर्ड रोटेट की होगी। जैसे ये एक्सरे उन्होंने गिवन है, जो लेफ़्ट मोस्ट है उसके अंदर हमारे पास पोस्टीरियरली मूव की है, सेंट्रल वाले में एंटीरियरली मूव किया, और ये हमारे पास एक नॉर्मल गिवन है राइट मोस्ट। ट्रीटमेंट क्या अप्लाई करेंगे, इमीडिएट रिडक्शन अंडर एनेस्थीसिया दे के रिड्यूस करेंगे। उसमें हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं, एक है अलीस मेथड, एक है स्टिम्सन ग्रेविटी मेथड। ये मेथड हम आगे अगली स्लाइड में ब्रीफली देखेंगे। इमोबिलाइज़ कर देंगे थोड़ी देर के लिए और सर्जरी पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अलीज़ मेथड में क्या है कि जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है उसको हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है। कैसे, इस डायग्राम से देखते हैं हम कि यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे अगर हम ए वाली पोजीशन देखें, ए पे उन्होंने हमें शो करवाया हुआ है कि पेशेंट को डैशबोर्ड इंजरी हुई है। बी में उन्होंने बताया कि पोस्टीरियरली डिसलोकेट हुई है। पोस्टीरियरली डिसलोकेट का मैकेनिज़्म हमारे पास क्या है कि जो फीमर का हेड है ना
वो पोस्टीरियरली मूव करेगा, और ये कैसे होगा, जब हिप पे फ्लेक्शन हुई होगी, ठीक, और एडक्शन हुई होगी और इंटरनल रोटेशन हुई होगी। अगर हम इस पोजीशन को देखें ना तो बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम एरो नंबर 1 को देखें तो इसमें उन्होंने क्या बताया, हिप पे इंटरनल रोटेशन हुई हुई है, 3 एरो शो करा कि एडक्शन हुई हुई है, और साथ साथ हमारे पास हिप पे फ्लेक्शन भी हुई है। तो जो जो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ इंजरी था उससे हमने रिवर्स कर देना है। अगर इंटरनल रोटेशन हुई थी, एक्सटर्नल रोटेशन करानी है, एडक्शन थी, एबडक्शन करानी है, हिप फ्लेक्शन हुई थी, अब हिप एक्सटेंशन करवानी है। इसको इस तरह से हम रिड्यूस कर देंगे और इसको एलिस मेथड कहते हैं, ठीक है, जिसमें टू इंडिविजुअल्स होंगे, 2 थेरेपिस्ट होंगे। एक का हाथ पिक्चर में अगर हम देखें नीचे वाली जहाँ पे सिग्नेचर हुए हैं, यहाँ से हमने शुरू करनी है, और यहाँ पे एक इंडिविजुअल ने उसको उसकी हिप को स्टेबलाइज़ किया, फिक्स किया, और दूसरे ने उसकी टांग को पकड़ के एक्सटर्नली रोटेट किया, एडक्टेड किया, और थर्ड पे ऊपर जाके हम देखें तो उसने उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, हिप को एक्सटेंशन में ले गया, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी को रिवर्स कर दिया, और अल्टीमेटली हमारे पास एक डिसलोकेशन रिड्यूस हो गई है। Thank you so much for today's lecture. Please like the video if you like and want more lectures. Thank you so much.